स्वागत है बच्चों आपका द स्टडी अड्डा में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें चैप्टर थर्ड जो है आपका चैप्टर थर्ड जो पोल साइंस का है क्लास 9th का, उसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है चुनावी राजनीति। इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो है वो इससे पहले हमने चैनल पर डाल दी है, आप चेक कर सकते हैं। पहले आप कॉन्सेप्ट समझें, उसके बाद ये वाली वीडियो आप जो है देखें। तो कॉन्सेप्ट वाली जब आपको वीडियो क्लियर हो जाएगी तो आपको ये जो क्वेश्चंस हैं इन्हें करने में बहुत मजा आने वाला है। क्यों? क्योंकि आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। तो आइए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो 1 है, ये सभी जो है एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है आपके वही है, मिलेंगे आपको यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है, चुनाव क्यों होते हैं इस बारे में, इसमें कौन सा वाक्य आपको बताना है ठीक नहीं है। तो चुनाव जो होते हैं क्यों होते हैं, इसका जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में हमने बात की थी, तो उसमें बताना है आपको कौन सा इसमें से ठीक नहीं है। चुनाव लोगों को सरकार के कामकाज का फैसला करने का अवसर देते हैं। सेकंड है, लोग चुनाव में आपसी पसंद के उम्मीदवार का चुनाव करते हैं। थर्ड है, चुनाव लोगों को न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर देता है। और फोर्थ है, लोग चुनाव से अपनी पसंद की नीतियां बना सकते हैं। क्या होगा इसमें? देखिए, आप जो है पहला जो ऑप्शन देख रहे हैं, चुनाव लोगों को सरकार के कामकाज का फैसला करने का अवसर देता है, बिल्कुल सही है, उससे रिलेटेड ही है। चुनाव में आप अपनी पसंद का उम्मीदवार, आपके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं और भारत में तो बहुत सारे विकल्प होते हैं, तो उसमें से आप अपने पसंद का उम्मीदवार चुनते हैं। आपको जो लग रहा है कि ये उम्मीदवार हमारे लिए सही रहेगा तो आप उसे चुनते हैं, ये भी सही है। अब आपकी बुक में जो 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से जो है ये दोनों ही ऑप्शन जो है, अब जैसे थर्ड ऑप्शन है कि चुनाव जो है लोगों को न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर देता है। न्यायपालिका की तो बात हुई नहीं, ये जो है यहाँ पर हम जो है चुनाव में जो है न्यायपालिका का क्या जो है रोल रहेगा, उसका मूल्यांकन थोड़ी ना कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो ये भी जो है ऑप्शन गलत रहेगा। और फोर्थ जो है, लोग चुनाव से अपनी पसंद की नीतियां बना सकते हैं। चुनाव से लोग अपनी पसंद की नीतियां कैसे बना लेंगे? जिन लोगों को चुन रहे हैं वो लोग नीतियां बनाते हैं। तो हम जो है अपना प्रतिनिधि भेज रहे हैं जो कि नीतियां बनाएंगे, या फिर उन्होंने जो प्रॉमिस किए हैं कि हम ये वाले कार्य करेंगे उसके लिए भेज रहे हैं। तो हमारे प्रतिनिधि जो है अपनी पसंद की, मतलब प्रतिनिधि जो है नीतियां बनाते हैं हमारे, हम नहीं बनाते, यानी लोग नहीं बनाते। तो दोनों ऑप्शन ये हमारे गलत हो जाएंगे। थर्ड और फोर्थ हमारे ऑप्शन गलत होंगे, फर्स्ट और सेकंड हमारा सही होगा। इसमें चुनाव क्यों होते हैं? पहला, चुनाव लोगों को सरकार के कामकाज का फैसला करने का अवसर देते हैं, और दूसरा, हम अपने पसंद का उम्मीदवार चुनते हैं। इसमें यहाँ पर जो है आपका जो डी दे रखा है, घ दे रखा है, इसके साथ साथ ज्ञ भी आपका ऑप्शन होगा। सेकंड क्वेश्चन है, भारत के चुनाव लोकतांत्रिक हैं, यह बताने के लिए इनमें से कौन सा कारण जो है सही नहीं है। तो भारत में जो है लोकतांत्रिक चुनाव होते हैं, इसमें से कौन सा गलत है कि जो यह बताता है कि भारत में लोकतांत्रिक चुनाव नहीं होते हैं। तो भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा मतदाता हैं, पहला। दूसरा, भारत में चुनाव आयोग काफी शक्तिशाली है। भारत में 18 वर्ष से अधिक जो उम्र के हर व्यक्ति है वो मतदाता है। और भारत में चुनाव हारने वाली पार्टी जनादेश स्वीकार कर लेती है। तो इसमें जो है जो पॉइंट है, जैसे आपको मैंने बताया था कि भारत में जो चुनाव आयोग है उसके पास पावर्स आ जाती हैं, जैसे ही जो चुनाव की घोषणा होगी तो चुनाव आयोग के पास सारी पावर्स आ जाती हैं, तो शक्तिशाली तो है, बिल्कुल सही है पॉइंट। भारत में 18 वर्ष से अधिक जो है, हम इस पर बात कर चुके हैं कि 18 से ऊपर जो भी व्यक्ति हैं उस हर व्यक्ति के पास जो है मतदान का अधिकार मिल जाता है, उसे मतदाता बन जाता है, ये भी सही है। भारत में चुनाव हारने वाली पार्टी जनादेश, मतलब जन का आदेश, जन मतलब लोगों ने जो जिस व्यक्ति को चुना या जिससे नहीं चुना उसका आदेश स्वीकार करती है जो पार्टी हार गई है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। वो जो है विरोध करने के लिए जो है बिल्कुल कि लोगों ने हमें क्यों नहीं चुना, इसके लिए जो है पूरी तरीके से वो थोड़ा ना हड़ताल पे चली जाएगी, बैठ जाएगी, वो स्वीकार करेगी और अपनी गलतियों में सुधार करेगी और आगे फिर दोबारा जो है चुनाव में पार्टिसिपेट करेगी। तो ये तीनों जो है सही है। और जो फर्स्ट ऑप्शन है ये गलत हो जाता है कि लोकतांत्रिक देश होने का मतलब ये थोड़ी ना है कि भारत में सबसे ज्यादा मतदाता है। भारत में सबसे ज्यादा मतदाता है। भारत चाहे 2 लाख वाला जनसंख्या वाला देश होता, चाहे आज जो है 140 करोड़ की जनसंख्या वाला देश है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे जो है मतदाता सबसे ज्यादा है तो लोकतांत्रिक हो जाएगा। कम जनसंख्या वाला भी लोकतांत्रिक हो सकता है, ज्यादा संख्या से फर्क नहीं पड़ता, उसकी नीतियों से, वहां पे किस तरीके का नियम है, संविधान किस तरीके का बना हुआ है, उससे फर्क पड़ता है। तो पॉलिसीज किस तरीके की हैं, उन लोगों को जो है अधिकार मिल रहे हैं, स्वतंत्रता मिल रही है, वो सब डिसाइड करेगा कि वो लोकतांत्रिक देश है या नहीं है। फर्स्ट जो है हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन जो फर्स्ट होगा सही होगा, क्योंकि उसने नहीं पूछा था।
नेक्स्ट है, ये आपको मैच करने हैं। जैसे फर्स्ट है, समय समय पर मतदाता सूची का नवीनीकरण जो होता है आवश्यक है, ताकि उसके साथ मैच करना है आप। तो इनमें से कौन सा जो है इससे मैच करेगा। फिर नेक्स्ट, कुछ निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति जाति क्या आरक्षित हैं, मतलब कुछ क्षेत्र जो है, कुछ सीट्स जो है, हमने लास्ट क्लास में जो कॉन्सेप्ट वाली क्लास थी उसमें पढ़ा था कि लोकसभा में कितनी टोटल सीट्स हैं, 543 सीट्स हैं टोटल। 543 सीट्स में जो है, जो एससी और एसटी के लिए बताएंगे आप कितनी कितनी सीट्स बताई थी हमने, एससी और एसटी के लिए कितनी कितनी सीट्स रिजर्व हैं। 84 जो है एससी के लिए और एसटी के लिए 47 सीट्स जो है रिजर्व है। तो यही जो है, ताकि क्यों रिजर्व है तो ये बताना है आपको। थर्ड है, प्रत्येक को सिर्फ एक वोट डालने का हक है, तो हर व्यक्ति को एक वोट डालने का अधिकार दिया गया, इसे मैच करेंगे। और फोर्थ है, सत्ताधारी दल को सरकारी वाहन के इस्तेमाल की अनुमति नहीं, क्योंकि जब इलेक्शन होते हैं तो सरकारी वाहन का उपयोग मना होता है। क्यों मना होता है, ये सभी ऑप्शन आप मैच करेंगे। अब जैसे फर्स्ट है, इधर समाज के हर तबके का समुचित प्रतिनिधित्व हो, तो जब जो है, जो अनुसूचित जाति और जनजाति को भी मौका मिलेगा तो क्या होगा, हर वर्ग को जो है प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। फिर हर एक को अपना प्रतिनिधि चुनने का अवसर, तो वोट डालेंगे तो हर किसी को प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिलेगा। हर उम्मीदवार को चुनावों में लड़ने का अवसर मिलेगा। कब होगा, जब सत्ताधारी दल और सरकारी वाहन के अनुमति नहीं होगी, तो हर उम्मीदवार को चुनावों में लड़ने का समान अवसर मिलेगा कि कोई जो है, अगर उनकी सरकार थी पहले तो उसका फायदा उठा के सरकारी चीजों का इस्तेमाल करके कि इलेक्शन में जीतने का प्रयास ना करे। और फोर्थ है आपका, समय समय पर जो मतदाता सूची में नवीनीकरण किया जाता है, वो क्यों किया जाता है कि संभव है कि कुछ लोग उस जगह से अलग चले गए हों और जहां वो पहले चुनाव उन्होंने मतदान दिया हो। पहले जो है उत्तर प्रदेश में कुछ लोग रहते थे, अब वो शिफ्ट हो गए दिल्ली में और उसके हरियाणा में और राजस्थान में आसपास वाले राज्यों में शिफ्ट हो गए। तो इसलिए अपडेट करना जरूरी है कि हम उन्हें भी जो है मतदाता सूची में शामिल ना कर लें, क्योंकि वो तो शिफ्ट हो चुके हैं वहां से। तो ये आपके आंसर्स हो गए। आगे जो है आंसर सीधे सीधे मैच कर दिए गए, आप देख सकते हैं। समय समय पर मतदाता सूची का नवीनीकरण क्यों किया जाता है, संभव है कि कुछ लोग जो है वहां से चले गए हों पिछले चुनाव में जिन्होंने मतदान किया हो। कुछ निर्वाचन क्षेत्र में जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित है, क्यों है कि समुचित जो है प्रतिनिधित्व हो सके समाज के हर तबके का। एक वोट का अधिकार क्यों दिए गए, कि अपना प्रतिनिधि चुन सके, समान अवसर मिले हर किसी व्यक्ति को। और सत्ताधारी दल जो है सरकारी वाहन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि जो चुनाव में हर व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहा है उन सभी को समान अवसर मिले। तो ये आपके ऑप्शंस थे जो करेक्ट हैं, मैच हो गए हैं। तो आप जो है एक बार चेक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये जो चैप्टर रहा हमारा, इसमें जो है वर्णित चुनाव संबंधी सभी गतिविधियों की सूची बनाएं। और इससे पहले जो, अब ये जो है आपको कुछ चीजें दी गई हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं, तो ये सब पॉइंट्स को आपको एक सूची में तैयार करना है कि सबसे पहले क्या होता है, इसके बाद क्या होता है। चुनाव जब किए जाते हैं, हमने चुनाव से संबंधित एक जो है बात की थी कि सबसे पहले क्या होता है उसमें, और किस तरीके से सबसे लास्ट में जो है स्टेज आती है जिसमें जो है मतदान जो किया उन मतों की गणना की जाती है और रिजल्ट की अनाउंसमेंट होती है, कौन सी पार्टी जीती है या किस जो है प्रतिनिधि ने चुनाव जीता है उस क्षेत्र में। तो ये जो है सारी लिस्ट है। अब ये लिस्ट किस तरीके से बनेगी, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले मतदाता सूची बनती है, हमने बात की थी। सबसे पहले मतदाता सूची बनती है, फिर चुनाव प्रक्रिया की घोषणा की जाती है कि चुनाव की घोषणा की जाती है। फिर जो प्रतिनिधि है वो नामांकन दाखिल करता है अपना, फिर चुनाव घोषणा पत्र जारी किया जाता है। उसके बाद चुनाव अभियान रिलीज की जाती हैं प्रतिनिधियों द्वारा कि वो जो है अपने लिए वोट की मांग करें, वो क्या क्या कार्य करने वाले हैं आगे जब वो जीतेंगे। फिर मतदान किया जाता है, आप जो है वोटिंग देंगे, वोट करेंगे। पुनर्मतदान के आदेश, अगर कहीं जरूरत रही कि जहां पर जो है चुनाव में गड़बड़ियां रही, वहां पर दोबारा मतदान किया जाता है। फिर वोटों की गिनती की जाती है और लास्ट में जो नतीजा है वो उसकी घोषणा होती है। ये जो है सीरीज में किस तरीके से चुनाव होता है उससे रिलेटेड है। सबसे पहले क्या हुआ, मतदाता सूची बनाई गई, उसके बाद चुनाव प्रक्रिया की घोषणा की गई, नामांकन दाखिल किया गया, जो प्रतिनिधि है चुनाव घोषणा पत्र जारी हुआ, चुनाव अभियान किए उन्होंने, मतदान किया आपने, मतदान के फिर दोबारा आदेश आए, दोबारा मतदान हुआ जहां पर जरूरत थी, जहां पर गड़बड़ियां हुई, वोटों की गिनती हुई और लास्ट में चुनाव नतीजों की घोषणा होती है। ये सभी जो है सीरीज में दिया हुआ है कि किस तरीके से चुनाव होते हैं। अब यहाँ पर जो है कुछ एक क्वेश्चन थोड़ा अलग है। सुरेखा, एक राज्य विधानसभा क्षेत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव
कराने के लिए एक अधिकारी हैं सुरेखा, उन्हें अपने एक राज्य विधानसभा क्षेत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने हैं। तो उन्हें जो है चुनाव के इन चरणों में किन किन बातों का ध्यान रखना है, उन्हें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है जब एक जो है चुनाव कराया जाए उनके विधानसभा क्षेत्र में, तो किस तरीके से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराया जाए इसके बारे में जानते हैं। तो चुनाव, सबसे पहले चुनाव प्रचार, अगर चुनाव प्रचार हो रहा है तो उसमें क्या बातों का ध्यान रखना होगा। इसके लिए सुरक्षा को निश्चित करना होगा कि उम्मीदवार क्या क्या चीजें ना करें, तो क्या क्या चीजें ना करें उसका ध्यान रखना है। क्या चीजें नहीं करें, जैसे सबसे पहले जाति और धर्म के नाम पर जो है वोट की अपील ना करें कि हमें जो है आप इस जाति से संबंधित हैं या इस धर्म से रिलेटेड है तो हमें वोट दें, तो ऐसी कहीं भी कोई भी बात ना हो, क्योंकि भारत जो है किसी एक धर्म के को जो है प्रोत्साहित नहीं करता, सभी धर्मों को जो है बराबर जो है माना गया है यहाँ पर। तो इसके बेसिस पे कोई भी वोट ना मांगे, इसका ध्यान रखेंगे। कौन ध्यान रखेंगे, ये सुरेखा जी, क्योंकि एक अधिकारी है। चुनाव अभियान के लिए सरकारी संसाधनों का, चुनाव के लिए हम बात कर चुके हैं कि सरकारी संसाधन का इस्तेमाल नहीं कर सकता कोई भी व्यक्ति लोकसभा चुनाव हेतु। चुनाव में ये हम बात कर रहे थे लास्ट कॉन्सेप्ट वाली क्लास में कि एमपी जो है लोकसभा चुनाव में 25 लाख रुपए और विधानसभा चुनाव में 10 लाख रुपए से अधिक खर्चा नहीं कर सकते। इसका भी ध्यान कौन रखेगा, जो भी वहां के जो अधिकारी हैं, या चुनाव आयोग भी इसका ध्यान रखता है। चुनाव प्रचार हेतु पूजा स्थलों का प्रयोग करना, तो पूजा स्थलों का प्रयोग ना करा जाए चुनाव प्रचार के लिए। मंत्रीगणों द्वारा सरकारी वाहन की हम बात कर चुके हैं, हवाई जहाज, कर्मचारियों का चुनाव हेतु प्रयोग, तो ये सब जो है जो भी मंत्रीगण हैं वो जो है सरकार से संबंधित जो भी व्यक्ति हैं या संसाधन है उनका प्रयोग ना करें, इसका भी ध्यान रखा जाए। ये हुई हमारी चुनाव प्रचार से संबंधित बात। अब बात है कि मतदान के दिन कैसे उन्हें ध्यान रखना है। तो चुनाव जब प्रचार हो रहा था तब सुरेखा जी को किन किन बातों का ध्यान रखना था, उन्हें ध्यान रखना था कि सरकारी जो संसाधन है उनका प्रयोग ना हो, जाति और धर्म के नाम पर वोट ना मांगे लोग जो हमारे नेता हैं, और ये ध्यान रखना था कि एमपी और एमएलए के लिए जो एक राशि बताई गई कि उससे अधिक धन का प्रयोग ना हो चुनाव के अंदर, जैसे एमपी के लिए 25 लाख और एमएलए के लिए 10 लाख से ऊपर। अब मतदान के दिन क्या ध्यान रखना है, अब इन्हें करना होगा कि चुनाव में कोई गड़बड़ी ना हो, मतदान केंद्रों पर जो है कब्जा ना हो, कि मतदान केंद्रों पर जो है चेंजेस ना कर दिए जाएं, वहां पर जो है फेक चीजें ना लगा दी जाएं, या वोटिंग जो है गलत तरीके से ना की जाए, फेक वोटर्स ना हो, इन सब चीजों का ध्यान रखना है। अब वोटों की गिनती के दिन क्या करना है, हर दिन ये सुनिश्चित करना होगा कि सभी उम्मीदवार के एजेंट वोटों की सुचारू रूप से गणना सुनिश्चित करने के लिए वहां मौजूद हो। देखिए, जो भी उम्मीदवार होते हैं उनकी तरफ से कुछ लोग जो हैं, जब वोटिंग काउंट होती है, जब वोट होती है वो काउंट होती है, तो वहां पे उन उम्मीदवार की तरफ से कुछ व्यक्ति वहां पर प्रेजेंट होते हैं, ताकि वो देख सकें कि कोई चुनाव जो वोटों की गणना हो रही है उसमें कुछ गड़बड़ियां तो नहीं हो रही। तो उनकी तरफ से सभी व्यक्तियों के जो उम्मीदवार हैं उनकी तरफ से कोई ना कोई व्यक्ति अवेलेबल हो, उनकी तरफ से कोई एजेंट हो जो देख रहा हो कि कोई गड़बड़ी नहीं हो रही। तो 3 चीजों का ध्यान रखना था सुरेखा जी को। सबसे पहले चुनाव प्रचार के दौरान जो है ये सारी चीजें, कि कोई भी जो है गलत तरीके से वोट ना मांग रहे हो, सरकारी संसाधनों का प्रयोग गलत ना हो, और जो धनराशि बताई गई है उससे अधिक प्रयोग ना हो। एमपी के लिए 25 लाख और जो आपके एमएलए हैं उनके लिए 10 लाख। फिर चुनाव प्रचार जो है कि हमने बात की, उसके बाद मतदान के दिन क्या हो कि वहां पर जो है कोई भी गड़बड़ी ना हो, फेक वोटर्स वाली जो बात है वो भी उनको ध्यान रखनी होगी। और जब जो फाइनल डे होगा, जब मतदान की गणना होगी, उस दिन जो है सभी उम्मीदवार जो हैं, जितने भी जो हम उनके जो हमने चुनाव के लिए प्रतिनिधि थे, उन सभी उम्मीदवारों की तरफ से एक एजेंट हो जो कि वहां अवेलेबल हो, जो देख रहा हो कि वहां पे मतों की गणना में कोई गड़बड़ी ना हो। तो ये सब जो है सुरेखा जी को ध्यान रखना है, जो कि अधिकारी थी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए राज्य विधानसभा के। ये सब चीजें उन्हें ध्यान रखनी होगी। अब जो है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हम इस अध्याय में दी गई सूचनाओं के आधार पर निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इन सभी पे आपको जो है अपनी राय के पक्ष में 2 तथ्य प्रस्तुत करने हैं। जैसे इनमें जो है कुछ जो है स्टेटमेंट दिए हैं, जैसे भारत के चुनाव आयोग को देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करा सकने लायक पर्याप्त अधिकार नहीं है। क्या ये बात सही है कि भारत के चुनाव आयोग के को जो है देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने लायक जो है अधिकार नहीं है? नहीं, उनको दिए गए हैं, उनको वो सभी अधिकार प्राप्त हैं जिससे जो है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करा सकते हैं। तो ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई, और उसका जो है आप बता भी सकते हैं उसके पक्ष में राय, क्योंकि क्या राय होंगी, आप बता सकते हैं कि जब चुनाव होता है उसके बाद जो है जितने भी सरकारी संसाधन हैं वो इनके पास उसकी शक्ति होती है, वो उसका किस तरीके से प्रयोग करें। दूसरा, अगर कोई भी उम्मीदवार अगर गलत तरीके से पकड़ा जाता है
या कुछ जो है चुनाव में गड़बड़ी करते हुए पकड़ा जाता है तो ये उन्हें दंडित भी कर सकते हैं। तो ये यानी कि उनके पास पावर है, ऐसा नहीं है कि उनके पास अधिकार नहीं है। हमारे देश के चुनाव में लोगों को जबरदस्त भागीदारी होती है। हमारे देश के चुनाव में लोगों की जबरदस्त भागीदारी होती है। तो अभी आप देखें तो लगभग जो है ये 60% के आसपास जो है परसेंटेज रहता है जो भागीदारी है। तो जबरदस्त तो हम इसे नहीं कह सकते, हाँ मतलब ठीक है, एवरेज रहती है। अगर ये जो है बढ़ जाए 90% तक भी पहुंच जाए, 80% तक भी पहुंच जाए, तब उसे जबरदस्त भागीदारी कहा जाएगा। और ये जो है आप जैसे जो शिक्षक जब युवा जब आप वोटिंग करने के लिए आगे बढ़ेंगे और वोटिंग के दिन जो है घर बैठने या कुछ अन्य कार्यों को छोड़कर अपना सबसे पहले वोट जब देने जाएंगे तो ये परसेंटेज यहाँ पहुंच जाएगा और उसी दिन हम कहेंगे कि जबरदस्त भागीदारी हो रही है जो चुनाव में। हमारे देश के जो लोग हैं वो जबरदस्त भागीदारी कर रहे हैं चुनाव में। और उसके बाद आप परिणाम भी देखिएगा आगे, उसके परिणाम भी बहुत अच्छे होने वाले हैं जब लोग जो है भागीदारी बढ़ जाएगी 60 से 80%। आगे चलते हैं। सत्ताधारी पार्टी के लिए चुनाव जीतना बहुत आसान होता है, यानी जो सत्ता में पार्टी है क्या उसके लिए आसान होता है? ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ये लोगों पर डिपेंड करता है। अगर सत्ताधारी पार्टी जो है वो इस तरीके के कार्य नहीं कर पाई जो जनता को पसंद आए हों या जनता के लिए कुछ कार्य नहीं कर पाई, तो हो सकता है कि उसको जो है इस वाले इलेक्शन में बाहर कर दिया जाए। जो विपक्ष की पार्टी थी उसको जो है सरकार बना दे लोग। तो ऐसा जरूरी नहीं है, जीतना बहुत आसान नहीं होता। नेक्स्ट है, अपने चुनावों को पूरी तरीके से निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाने के लिए कई कदम उठाने जरूरी है। तो हमें जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जरूरी है, हाँ बहुत सारे कदम उठाए जा सकते हैं। अगर अभी भी जैसे फेक वोटर लिस्ट के लिए जो है हम कोशिश कर सकते हैं कि इसमें बदलाव किए जाए कि फेक वोटर लिस्ट ना बने। अभी भी बहुत जगह ऐसा होता है कि चुनावों में जो है गड़बड़ी होती है फिर दोबारा री इलेक्शन कराए जाते हैं, तो ऐसी संभावनाएं जो कम बने। अभी भी जो है चुनावों में जो है जो राशि रखी गई है उससे अधिक जो है धन का इस्तेमाल हो रहा है, वो जो है ना हो। तो इन सब चीजों को यहाँ पे ध्यान रखा जाए, उस पर कदम उठाने की जरूरत है। तो ये हमने बात की। आगे जो है और भी पॉइंट्स जो होंगे इससे रिलेटेड जान लेते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट था हमारा कि जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए अधिकार है या नहीं है चुनाव आयोग के पास, तो सच नहीं है, क्योंकि वास्तव में चुनाव आयोग जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराता है, शक्तिशाली है और चुनाव ये आचार संहिता भी लागू करता है। उल्लंघन करने वाले उम्मीदवार को सजा देता है। चुनावी ड्यूटी के दौरान कर्मचारी चुनाव आयोग के अधीन कार्य करता है, ना कि सरकार के। तो ये जो है इसकी पावर बता दी। सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा? सेकंड क्वेश्चन था जो स्टेटमेंट थी कि चुनाव में लोगों का जबरदस्त भागीदारी है या नहीं है। तो चुनाव में जो भागीदारी है वो सही, जो जबरदस्त भागीदारी किस उनके आंकड़ों पे नापी जाती है। जो 18+ जो लोग रहे होंगे हमारी पूरी पॉपुलेशन में, उनका जो टोटल परसेंटेज होगा उसमें से कितने लोग जो है मतदान करने गए उसी का जो है आंकड़ा दिया जाता है। तो अब ये जो आंकड़े दिए जा रहे हैं कि पिछले 50 वर्षों के जो प्रतिशत जो रहा उसमें जो है वृद्धि हो रही है। पहले स्थिर रहा, वास्तव में जो है बढ़ा है। भारत में जो लोग चुनावों में अत्यधिक जो है महत्व प्रदान करते हैं, इसमें जो है 50 वर्ष के अनुसार दिया जा रहा है। और अब जो है हम देख रहे हैं कि अभी जो है 60%, हमने जो बात भी की 60% के आसपास। अगर हम पिछले 50 ईयर्स की बात करें तो उसमें हम एजुकेशन की बात करें, चाहे हम जो है इसमें इंडस्ट्रीज की बात करें, कितना जो है, चाहे हम अपने यहाँ पे शहरों की बात करें कितने डेवलप हो रहे हैं, तो गाँव भी डेवलप हो रहे हैं। तो उसके हिसाब से हम देखें तो वास्तव में ये जो है, अगर हम बात करें 1947 से, तो इसमें ग्रोथ दिखेगी हमें, क्योंकि उस समय तो जो लोगों में जो है इसके प्रति जागरूकता भी नहीं थी। अब तो जो है आपको पता है कि 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? 25 जन को मतदाता दिवस मनाते हैं, वोटर्स डे मनाते हैं। उसमें उस दिन जो है जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है इलेक्शन कमीशन प्रयास करता है। ये 60% उसके अकॉर्डिंग जो है 1947 के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो जो है ये बहुत ज्यादा लगेगा। पर ऐसे वर्तमान में देखें, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो ये बहुत कम है। तो आप जो है इसे 1947 से लेके चले तो उसके अनुसार जो है ये बढ़ा हुआ ही होगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? सत्ताधारी पार्टी के लिए चुनाव जीतना बहुत आसान होता है। आसान होता है क्या? आसान नहीं होता है, क्योंकि उसे भी जो चुनाव में हारते निरंतर चुनाव हारते आए हैं सत्ताधारी दल भी, ऐसे तो उम्मीदवार अधिक पैसा खर्च करने के लिए जो जाने जाते हैं और प्राय चुनाव हार जाते हैं, क्योंकि वो सत्ताधारी दल तो रहे पर वो पैसा भी ज्यादा कभी कभी खर्च करते हैं। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि वो जो है जीत ही जाए, ऐसा भी हो सकता है उनकी हार भी हो। तो ये जो है स्टेटमेंट सही नहीं है। और लास्ट स्टेटमेंट हमारी क्या थी? अपने चुनावों को पूरी तरीके से निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाने के लिए कई कदम उठाने जरूरी है। और ये हमने बात की थी कि उसमें जो है बहुत सारे कदम उठाने की आवश्यकता है। क्या क्या आवश्यकता है? कि कुछ दल उम्मीदवार जिनके पास अधिक पैसे, हमने बात की थी कि पैसा जिनके पास है तो चुनाव में अनुचित लाभ मिलता है उन्हें, तो भागीदारी आपराधिक छवि वाले लोगों को भी दी जा रही है, तो उन्हें भी जो है हटाने की जरूरत है हमें। और अन्य लोगों को चुनावी दौड़ में
पछाड़कर मुख्य दलों से चुनाव की टिकट ले लेते हैं और वो सफल हो जाते हैं इससे। तो इसी पे ही जो है जो वोटर्स हैं और चाहे वो जो पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन्हीं दोनों को ही जो है मिलकर इस पे फैसला लेना होगा कि ऐसे लोगों की जो भागीदारी ये धीरे धीरे घटे और ये खत्म हो हमारी जो राजनीति से, ताकि जो है एक जो जिस राजनीति में जो है अच्छे लोगों का आना हो, ताकि ये जो है जो पॉलिटिक्स है, जो हमारे जो प्रतिनिधि हों वो एक अच्छी छवि वाला व्यक्ति हो, ताकि वो देश के विकास में भी सहयोग कर पाए। तो ये सारी बातें जो है हमने डिस्कस की उन स्टेटमेंट से रिलेटेड। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो है दो ये चिनप्पा के बारे में बात की है, जो दहेज के लिए अपनी पत्नी को परेशान करने के जुर्म में उसे सजा मिली। फिर दूसरा है सतबीर, जिसे छुआछूत मानने का दोषी माना गया और अदालत ने उसे चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दी। तो आपको बताना है कि लोकतांत्रिक चुनावों के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ जाता है या नहीं, आपको इसके पक्ष में तर्क देने हैं। देखिए पहली स्टेटमेंट देखें तो दहेज के लिए अपनी पत्नी को परेशान करने के लिए जुर्म में सजा मिली, प्रूव भी हो गया कि वो जो है दोषी हैं, तो उसके बाद सजा मिली। तो अदालत ने अगर उन्हें मना कर दिया कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते क्योंकि वो दोषी सिद्ध हो चुके हैं। दूसरा सतबीर, जो कि छुआछूत मानने का दोषी माने गए, वो भी दोषी माने गए। इसमें क्या है, दोनों ही व्यक्ति दोषी माने गए, उनको सजा भी मिली। तो इसमें जो है फिर ये दोनों ही जो है संविधान के जो मूलभूत सिद्धांत हैं उनके विपक्ष में जा रहे हैं। अगर उनको टिकट दिया जाए या चुनाव में भागीदारी दी जाएगी तो आगे जो है ये ठीक नहीं होगा हमारे लोकतांत्रिक चुनावों के लिए। तो दोनों ही जो है फिर ठीक है, ये जो है जो लोकतांत्रिक चुनावों के लिए बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ था, ये बिल्कुल ठीक है। तो यह निर्णय जो लिया गया चुनावी लोकतांत्रिक चुनाव के सिद्धांत के खिलाफ नहीं जाता है, क्योंकि कोई व्यक्ति अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है, उसे समाज का हिस्सा बने रहने का अधिकार नहीं है, इसलिए चुनाव लड़ने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। चुनाव लड़ने के लिए जो है इन दोनों को अधिकार जो नहीं दिया बिल्कुल सही है, यहाँ पे सही सिद्ध ठहराया है, क्योंकि जो अदालत थी उसने मना कर दिया कि आप जो है चुनाव नहीं लड़ सकते। तो ये इस वाले क्वेश्चन में दो सिचुएशंस दी गई, दो व्यक्ति के बारे में बताया गया, दोनों को जो है प्रूव भी हो गया कि उनकी गलतियां भी प्रूव हो गई। उसके बाद जो है उन्हें चुनाव में भागीदारी नहीं दी गई, वही वो बताया गया कि वो सही है, कि लोकतांत्रिक चुनावों के सिद्धांत के लिए बिल्कुल सही है उनके अनुसार। अब ये जो है दुनिया के अलग अलग हिस्सों से कुछ जो है रिपोर्ट है, तो आपको बताना है कि ये भारत से कुछ बातें सीख सकते हैं, भारत से क्या सीख सकते हैं और क्या सुझाव देंगे। जैसे नाइजीरिया के एक चुनाव में, नाइजीरिया में क्या हो रहा है, वहां पे मतगणना जो की गई वो जानबूझकर एक ही उम्मीदवार को मिले वोटों की जो संख्या बढ़ा दी गई, और बाद में जो है अदालत ने क्या पाया कि दूसरे उम्मीदवार को जो मिले जो 5 लाख वोट थे, वो भी जो दूसरा उम्मीदवार के वोट थे वो पहले उम्मीदवार की तरफ शिफ्ट कर दिए गए, उस उम्मीदवार को दे दिए गए, तभी वो जीत गया। तो ये जो है यहाँ पे जितने भी जो अधिकारी थे उन्होंने इसमें जो है गड़बड़ियां की, पहला। दूसरा फिजी जो देश है उसमें चुनाव के ठीक पहले क्या हुआ, पर्चा बांटा गया, इसमें धमकी दी गई अगर पूर्व प्रधानमंत्री जो है महेंद्र चौधरी को वोट नहीं दिया तो क्या होगा, खून खराब हो जाएगा, और भारतीय मूल मतदाताओं, यह धमकी भारतीय मूल के जो मतदाता हैं उनको दी गई थी। मतलब वहां पर जो भारतीय रहते हैं उनको ये जो है धमकी दी गई कि अगर आपने वोट नहीं किया पूर्व प्रधानमंत्री को तो जो है यहाँ पे खून खराबा होगा। ये हुई दूसरी स्टेटमेंट। और थर्ड है, अमेरिका के हर प्रांत में मतगणना और चुनाव संचालन की अपनी अपनी प्रणाली होती है। सन 2000 में क्या होता है, फ्लोरिडा प्रांत के अधिकारियों ने जॉर्ज बुश के पक्ष में अनेक विवादास्पद फैसले लिए गए और इनके लिए इन्हें कोई बदल भी नहीं सका। तो इन तीनों में जो है जो 3 देश की जो अलग अलग रिपोर्ट है, इसमें भारत से क्या सीख ले सकते हैं। पहले नाइजीरिया पे चलते हैं। नाइजीरिया में जो ये जो 5 लाख वोटों की जो गड़बड़ी हुई, उसमें क्या कर सकता है कि प्रत्येक जो उम्मीदवार है उसके प्रतिनिधि को सुनिश्चित करने के लिए उपस्थित होना चाहिए कि वोट निष्पक्ष तरीके से। जैसे भारत में क्या होता है कि प्रतिनिधि की तरफ से एक जो है एजेंट या कुछ लोग होते हैं जो वहाँ पे मतगणना हो रही होती है, वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, वो चेक कर रहे होते हैं, हर जितने भी उम्मीदवार है उनके सभी की तरफ से जो है वहाँ पे अवेलेबल होते हैं वो एजेंट, तो चेक करते हैं कि जो मतगणना हो रही है वो सही हो रही है नहीं हो रही है। तो ये भारत से सीख ले सकता है कौन, नाइजीरिया। सेकंड, महेंद्र चौधरी वाली घटना, जिसमें भारतीय जो लोग थे वहां पे जो रह रहे थे उनके साथ क्या किया, उन्हें पर्चा बांटा कि अगर आपने वोट नहीं दिया महेंद्र चौधरी को आप जो है यहाँ पे खून खराबा देखेंगे। इसमें क्या किया जा सकता है
इसमें जो है जांच करनी होगी इस मामले में कि किसने पर्चे बांटे, और पर्चे बांटने में जो शामिल उम्मीदवार या पार्टी है उसको सूचित किया जाएगा कि आपकी तरफ से बांटे गए हैं, और बांटे गए हैं तो फिर जो भी दोषी अपराधी होंगे उनको सजा दी जाएगी, या फिर उन्हें निलंबित भी किया जा सकता है। उनको जो है कुछ साल के लिए बैन किया जा सकता है कि आप जो है चुनाव नहीं लड़ सकते, और सजा भी दी जा सकती है कि इतना जो है आप जो है हत्या करने के लिए डायरेक्ट बोल रहे हैं। थर्ड है अमेरिका में जो गड़बड़ी हुई कि वहां पे जो है मतदान मतगणना और जो चुनाव संचालन अपनी अपनी प्रणाली होती है हर प्रांत की। जो वहां पे जैसे आप जानते होंगे कि अमेरिका में 50 जो है स्टेट्स हैं, उनको मिलकर जो है यूएस से बना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो वहां पर सबके पास अलग अलग है। तो वहां पे 2000 में जो चुनाव हुए फ्लोरिडा में, वहां पे जॉर्ज बुश के पक्ष में जो है अनेक विवादास्पद फैसले लिए गए और जिन्हें कोई बदल भी नहीं सका। तो इसमें किस तरीके से भारत से क्या सीख ले सकते हैं? एक एकल चुनाव होना चाहिए जहां पे जैसे हमारे यहाँ एक संस्था है चुनाव आयोग, जो है राष्ट्र के स्तर पे जो भी चुनाव होंगे वो सारी चुनाव जो है वो एक आयोग देखता है। इसी तरीके से जो अमेरिका है वहां पर भी इसी तरीके से कराया जा सकता है कि एक ही जो संस्था है वो सारे चुनाव को देखे, ताकि जो गड़बड़ियां ना हो। ठीक है, और पूरे देश में जो चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार हो, जैसे हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अभी 10वां क्वेश्चन है, भारत में चुनावी गड़बड़ियों से संबंधित कुछ रिपोर्ट यहाँ दी गई हैं। समस्या आपको पहचाननी है और दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है आपको बताना है। पहली क्या है, चुनाव की घोषणा होते ही मंत्री महोदय ने बंद पड़ी चीनी मिल को दोबारा खोलने के लिए वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। चुनाव की घोषणा होने के पश्चात किया गया तो ये नहीं होना था। इसमें चुनाव आयोग जो है, चुनाव आयोग पहले ही बताता है कि इसके बाद जो इसके कुछ नियम होते हैं, दिशा निर्देश होते हैं, जिसके अनुसार जब आपकी चुनाव की घोषणा हो जाएगी उसके बाद इस तरीके की जो पॉलिसीज हैं आप जो है वो नहीं बोल सकते जनता के सामने, क्योंकि वो जो है आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं फिर वोट अपनी तरफ वोटिंग के लिए, वो गलत है। तो ये जो है इलेक्शन कमीशन जो है इससे क्या होगा, पश्चात अगर कर रहे हैं तो ये जो बयान है आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन करता है और उसके विरुद्ध क्या होगी, कार्रवाई करेगा। कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन। सेकंड क्या है, विपक्षी दलों का आरोप था कि जो दूरदर्शन है और आकाशवाणी है और उनके बयान और चुनाव अभियान को उचित जगह नहीं मिली, कि मीडिया में जो है जो पक्ष दल यानी जिसकी सरकार अभी जो है चल रही थी उनको तो उनकी जो बयान है जो भी उन्होंने बोला, जो भी वो प्रचार करना चाहते थे अपनी तरफ से, वो तो उनकी तो पूरी पूरी टाइम दिया गया, पर जो विपक्ष था उसको नहीं दिया गया, उसको जगह नहीं मिली। वो तो उसके लिए जो है जो समानता थी वो होनी चाहिए थी, तो समान रूप से दिखाए जाए ये चुनाव आयोग डिसाइड करेगा कि जो है जोड़ देना चाहिए। उसे क्या जोड़ देगा वो, कि राजनीतिक जो दल हैं, ऑल इंडिया रेडियो हो चाहे दूरदर्शन हो, उन पर समान रूप से दिखाई जानी चाहिए। ऐसा किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए कि एक ही जो पार्टी है या पक्ष, एक ही पक्ष की तरफ से उन्हीं की चीजें दिखाई जाए। इसी का मतलब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को इस मीडिया के दुरुपयोग के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए कि जो मीडिया है वो दोनों तरफ की पक्ष की बात बताए, दोनों पक्ष की बात बताए, एक ही तरफ की पक्ष की बात ना बताए। थर्ड क्या है, चुनाव आयोग की जांच से एक राज्य में मतदाता सूची में 20 लाख फर्जी मतदाताओं के नाम मिले। 20 लाख फर्जी मतदाताओं के लिए अब यहाँ पे क्या करेगा चुनाव आयोग? फर्जी मतदाताओं की उपस्थिति का अर्थ है कि चुनाव में उन अधिकारियों द्वारा धांधली की गई, यानी कि जो वहां पे अधिकारी शामिल थे जो मतदाता सूची तैयार कर रहे थे उनकी तरफ से गड़बड़ हुई। तो अब जो है मतदाता सूची तैयार की थी जिन्होंने, चुनाव आयोग जो नए मतदाता सूची को अपनी निगरानी में तैयार करेगा और जो भी जो अधिकारी इसमें शामिल थे उन पे जो है कड़ी कार्रवाई करेगा और दोबारा से एक मतदाता सूची तैयार की जाएगी, ताकि जो है क्लियर हो कि फेक जो मतदाता सूची बनाई गई थी उसे हटा के नई मतदाता सूची जाए, ताकि हमें जो रियल वोटर्स हैं उनके बारे में पता चल सके और सही जो है चुनाव हो सके। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, एक राजनीतिक दल ने गुंडे बंदूकों के साथ घूम रहे थे दूसरी पार्टियों के लोगों को मतदान में भाग लेने से, मतलब दूसरी पार्टी के लोग जो अगर वोट देने आ रहे हैं उन्हें भी रोक रहे हैं और दूसरी पार्टी की चुनावी सभा जो हो रही है उन पे भी हमले कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कौन एक्शन लेगा, क्योंकि अब जो पावर होगी इलेक्शन कमीशन के पास होगी तो वही यहाँ पर जो है एक्शन लेगा। तो इनका जो हुड़दंगे का उपयोग करके जो राजनीतिक दल होते हैं अपने जो प्रतिद्वंदी होते हैं यानी कि अपोजिशन वाले आतंकित करते हैं, उन्हें डराते हैं, धमकाते हैं, ताकि जो है इजीली जो है उन्हें हरा सकें, वो अपने सारे कार्य कर ही ना पाए। चुनाव आयोग के हुड़दंगियों की गिरफ्तारी, चुनाव आयोग क्या करेगा कि उन्हें गिरफ्तार करने के लिए बोलेगा, आदेश देने चाहिए उसे और चुनाव से पार्टी को रोकना चाहिए। तो उस पार्टी को जो है बैन भी कर सकता है चुनाव आयोग कि आपके जो पार्टी के जो सदस्य हैं वो इस तरीके से गतिविधि में पाए गए तो आपकी पार्टी को हम बैन करते हैं और इन लोगों को जो है गिरफ्तार करते हैं जो लोग इस
तरीके की गतिविधियों में पाएगा। तो ये सब जो है, ये चारों जो स्टेटमेंट थी उससे रिलेटेड जो गड़बड़ियां थी, ये रिपोर्ट जो आई उससे रिलेटेड ये हमने जो है पहचान की उनकी, और इनके लिए क्या किस तरीके से दूर किया जा सकता है वो सब बात की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि जब ये जो अध्याय पढ़ाया गया, जब आपको रमेश एक चैप्टर पढ़ाया जा रहा था तो रमेश कक्षा में नहीं आ पाया। अगले दिन कक्षा में आने के बाद उसने अपने पिताजी से जो सुनी ही जो बातें थी उन्हें दोहराया। आप रमेश को बता सकते हैं कि उसके इन बयानों में क्या गड़बड़ी है। मतलब जो अब उसके पिताजी ने जो बात बताई उन्हीं को ही जो है वो रिपीट कर देता है क्योंकि वो क्लास में नहीं आया था। तो इनमें क्या गड़बड़ियां हैं इस पे बात करते हैं। पहली स्टेटमेंट है, औरतें उसी तरह वोट देती हैं जैसे पुरुष उनसे कहते हैं, इसलिए उनका मताधिकार देने का कोई मतलब नहीं। तो बात बिल्कुल गलत है क्योंकि सभी को हमारे देश में मतदान करने का अधिकार है, और मतदान करने का अधिकार वो अपने, चाहे औरतें हों चाहे पुरुष हों, वो अपने स्वयं, आप जब मतदान करने जाएंगे, अभी आप इतने 18 के नहीं हुए, जब आप जाएंगे अपने माता पिता के साथ, बड़े भाई बहन के साथ जाते हैं, आप जाना, अगर नहीं गए तो आप देखेंगे कि वहां पर प्राइवेसी होती है। आपका वोट कास्ट करते हुए आप जब वोट देते हैं आपको कोई देखेगा नहीं, तो वो प्राइवेसी है। मतलब आपको कोई भी कुछ भी कहे किसी को वोट डालने के लिए, पर आप अपने तरफ से जिसको वोट डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, आपको कोई भी दबाव नहीं बना सकता। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो महिलाएं हैं, घर की महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो कोई भी हो, तो महिलाएं भी जो है अपना वोट खुद डाल सकती हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि पुरुष को कहने पर ही डालें, तो बात गलत हो जाती है। दूसरा, पार्टी पॉलिटिक्स से समाज में तनाव पैदा होता है। चुनाव में सबकी सहमति वाला फैसला होना चाहिए, प्रतिद्वंदिता नहीं होनी चाहिए। तो प्रतिद्वंदिता नहीं होगी, प्रतिद्वंदिता से जो है ये आगे चले हम देखें। ठीक है, पहले वाला तो बयान गलत है क्योंकि गुप्त मतदान, हमारे यहाँ गुप्त मतदान वही वाला बात कर रहे थे कि नीति है सुनिश्चित करती है कि कोई व्यक्ति जो चाहे उसे वोट दे सकता है। महिलाएं अपने दम पर निर्णय लेने और अपनी पसंद के उम्मीदवार का चयन करने में पूरी तरीके से सक्षम है। तो ये वाली जो उनकी लाइन थी वो गलत थी। सेकंड, प्रतियोगिता राजनीतिक उम्मीदवारों के लिए निवारक व प्रेरक दोनों के रूप में काम करती है। चुनाव हारने का डर, जैसे अगर कंपटीशन नहीं होगा, अगर जैसे चाइना में कंपटीशन ही नहीं है कि एक ही पार्टी चुनाव जीतेगी वही जीतनी है आगे हर बार, तो ऐसा होगा ही नहीं कि वो हारेंगे। तो वो जो है फिर उसमें जो है, जैसे यहाँ पे अभी बात बताई, 2 पॉइंट बताए गए कि निवारक और प्रेरक के रूप में काम करता है, तो उन्हें चुनाव हारने का डर ही नहीं रहेगा, और वो जो है लोगों के पक्ष में जो है काम करेंगे ही नहीं। जब उन्हें पता है कि वो हारने ही नहीं, तो लोगों के पक्ष में काम क्यों करेंगे? जब डर रहेगा कि वो हार सकते हैं तो ही लोगों के पक्ष में काम करेंगे ना। आप भी देखते होंगे, जैसे चुनाव जीतने के पश्चात थोड़ा सा आपको दिखाई देंगे कि कुछ कार्य हो रहे हैं आपके देश में, पर जब चुनाव आने वाले होंगे उस समय आपको बहुत सारी पॉलिसीज और बहुत सारे कार्य करते हुए दिखाई देंगे, और वो आपके मीडिया में भी और न्यूज़पेपर में भी आपको बहुत ज्यादा दिखाई देंगे। तो वो डर है कि हमारे हाथ से सत्ता चली ना जाए, हमारी जो पार्टी अगली बार हार ना जाए, उसके लिए कार्य करते हैं। प्रतियोगिता जो है उनके अंदर डर बनाती है। लास्ट, सिर्फ स्नातकों को ही चुनाव लड़ने की इजाजत होनी चाहिए। देखिए, स्नातक यानी जो ग्रेजुएट हैं, क्या उन्हें ही जो है चुनाव में लड़ने की इजाजत होनी चाहिए? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा एक सुप्रीम कोर्ट का जो है स्टेटमेंट आई थी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो ग्रेजुएट है वो समझदार हो। तो समझदारी और ग्रेजुएशन का कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा ही कि जो ग्रेजुएट हों उन्हें ही हम जो है उम्मीदवार के तौर पर चुने, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि सभी को अधिकार है। समानता के अधिकार की बात करते हैं, लोगों की आवश्यकताओं को समझने और उनके हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पे लोगों की आवश्यकता क्या है और उनके हित क्या है यह समझना है। यहाँ से ग्रेजुएशन से कोई लेना देना नहीं है, ना एजुकेशन से, इसलिए राजनीतिकों की स्नातक होना आवश्यक नहीं है। तो ये जो है हमारी आज की क्लास थी। ये सारे क्वेश्चंस हमारे डिस्कस हुए, 11 क्वेश्चंस थे। आपका जो है कॉन्सेप्ट वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उससे जाकर देखें, उसके बाद ये वाली वीडियो आप देखें तो आपको क्लियर होगा, क्वेश्चन भी क्लियर होते चले जाएंगे। इसी तरीके से हम आगे भी जो नेक्स्ट 4th चैप्टर है, पहले उसकी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो करेंगे, उसके बाद उसके क्वेश्चन वाली। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही है तो क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि आपको जो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, जिस तरीके से समझ में आ रहा है, वो आपके दोस्त भी समझ सके। धन्यवाद।